आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। आईडीएफ का चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी दे सकता है इस्तीफा, नए डिफेंस मिनिस्टर से ठन गई। वेस्ट बैंक में इजरायलियों की बस पर हमला, फायरिंग में 9 लोगों को लगी गोली। इजरायली मीडिया का दावा, हमास ने सीज फायर के लिए मेन शर्तें छोड़ी, राफा बॉर्डर पर तैनात रहेगी आईडीएफ। हिजबुल्लाह से हुए सीज फायर का दिखने लगा असर, नेतन्याहू की पार्टी को हुआ नुकसान। ईरान का ताकतवर ऐलान, खुद सबमरीन और डिस्ट्रॉयर बनाने की कुव्वत हासिल की। वेस्टर्न मीडिया में छपी खबर, ईरान नहीं करेगा इजराइल पर हमला, ट्रंप के इलेक्शन जीतने से बदली इक्वेशन। यूएन की एजेंसी की रिपोर्ट, गजा पर वर्ल्ड वॉर सेकंड से ज्यादा गिराए गए बम। और नॉर्थ कोरिया पहुंचे रूस के डिफेंस मिनिस्टर, दोनों ममालिक की दोस्ती टेंशन के दौर में और बढ़ा रही टेंशन। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 29 नवंबर 2024 है आज और आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। लेबनान में सीज फायर के बाद हर्जी हलेवी इस्तीफा देने जा रहा है, क्योंकि इजराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम इजराइल काट्स है, और आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी के बीच अना और गुरूर की जंग शुरू हो गई है, भले लेबनान में बंद हो गई है। और इसकी वजह बना हलेवी के 2 पसंदीदा अफसरों का पत्ता कट जाना। काटा इजराइल काट्स ने। दरअसल डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने इस हफ्ते की शुरुआत में आईडीएफ की साउथ कमांड के 2 अफसरों के अपॉइंटमेंट पर रोक लगा दी, और ये अपॉइंटमेंट चाह रहे थे हर्जी हलेवी। इसके बाद आज 29 नवंबर को आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने अपने कमांडरों को लिखे खत में अफसरों के अपॉइंटमेंट में अपनी जिम्मेदारी दोहराई, कहा कि मेरा हक है। यानी सीधे सीधे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, या डिफेंस मिनिस्टर से हर्जी हलेवी ने कहा कि तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो, मिनिस्टर रहो, तुमसे पहले भी एक थे, तुम्हारे बाद भी होंगे। हलेवी ने यह भी इशारा दिया कि 7 अक्टूबर के हमले की जांच के नतीजों की जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी। यानी ठीक रहा, मेरे सर ही फोड़ा जाएगा, यह हर्जी हलेवी कह रहे थे। लिहाजा दोस्तों, इससे इजरायली मीडिया हाउसेस इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि हलेवी जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर एक तरफ उनके पर काट रहे हैं और दूसरी तरफ 7 अक्टूबर की नाकामी का सेहरा भी हर्जी हलेवी के सर ही बांधा जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे। द जेरूसलम पोस्ट की खबर बताती है कि काट्स ने 7 अक्टूबर के इंसिडेंट से उनके हिस्से की जांच होने तक उनके दिए 2 अफसरों के नामों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। कमाल यह है कि इसी डिफेंस मिनिस्टर ने हर्जी हलेवी के 2 को जो इनकार किया, 2 अफसरों को, उसके बाद भी कई अपॉइंटमेंट्स किए। 40 नाम शामिल थे, 40 लोगों का अपॉइंटमेंट कर दिया, बस वो 2 नाम छोड़ दिए जो हर्जी हलेवी के थे। तो ये है वो अना का दौर, ये जंग है। और हर्जी हलेवी कह रहे हैं जी बड़ी बेइज्जती हो गई, बड़े मतलब कहते हैं ना, तेरे कूचे से निकले हम बड़े रुसवा के। खैर जो भी है, बढ़ते आगे। आज वेस्ट बैंक में हमला हुआ, 9 लोगों पर सीधे गोली चला दी गई, बल्कि बस पे गोली चलाई, 9 लोग उसमें जख्मी हुए गोली लगने से। और बताया जा रहा है 3 की हालत बेहद सीरियस है। ये सभी ज्यूस है। ये रिपोर्ट है यदियोत एनोत की, और बताया गया जिसने गोली चलाई वो शख्स भी मारा गया। बहुत सी मैंने पढ़े, और ये कह रहे हैं कि ये माना जा रहा है कि इसमें दूसरा बंदा भी शामिल था। बहुत सी मैंने रिपोर्ट्स जो फ़लस्तीनी पढ़ी हैं या एक्स साइंटिस्ट, उन्हें फॉलो किया, कहा ये सब गज़ा में हो रहे हैं हमलों से, और वेस्ट बैंक में जो तशद्दुद जारी है उससे परेशान शख्स है, जिन्होंने बंदूक उठाने का फैसला किया और ये कांड अंजाम दे दिया। खैर, ये उनकी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे थे। ये वो बस थी जिस पे गोलियां चलाई गई हैं। इसके बाद हाईवे पर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। बढ़ते आगे, द जेरूसलम पोस्ट की खबर है। देखिए, मेरा पेट की खबर नहीं है, और ये याद रखिएगा, जब भी हमास और इजराइल की सीज फायर की खबर आएगी, सबसे पहले कौन देगा? या तो हमास से जुड़े हुए टेलीग्राम हैंडल्स, या उनके लीडर्स, या फिर इजराइल। क्योंकि जब चन्नू और मन्नू की बातचीत हो रही हो तो भन्नू को कुछ नहीं पता होता, वो पढ़ता है। इजराइल की खबर को भी पढ़ा करें। हमास में ड्रॉप, मैं नहीं कह रहा, इजरायली अखबार दावा कर रहा है। और ये भी कंफर्म नहीं है, ये कह रहे हैं में ड्रॉप कर सकता है। हमास डिमांड, जो उनकी की डिमांड्स थी, यानी जो मेन शर्तें थी, मेन मांगे थी, उससे पीछे हट सकता है, उन्हें ड्रॉप कर सकता है, कर चुका है, ये नहीं कर सकता है गजा में सीज फायर के लिए। अब वो
کیا تھی؟ دا جیروسلم پوسٹ اور دا ٹائمز آف اسرائیل دونوں میں چھپی، دونوں میں الگ باتیں ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے مصر کی جو ہے میڈیشن سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میڈیٹر ہے مصر، اور یہ جو ہے بتایا گیا ہے، نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ فیلاڈیلفی کوریڈور سے ہٹ جائے گا، فیلاڈیلفی کوریڈور سے ہٹ جائے گا، اس شرط سے ہٹ جائے گا حماس پیچھے کہ فیلاڈیلفی کوریڈور سے IDF ہٹ جائے۔ فیلاڈیلفی کوریڈور جو مصر اور غزہ کی سرحد پر، رفح بارڈر پر ایک پتلی سی پٹی جا رہی ہے سرحد کے باڑے کے ساتھ، وہ فیلاڈیلفی کوریڈور ہے، وہاں سے نہیں ہٹے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کیا رفح کراسنگ کا نظام غزہ کے لوگوں کے ہاتھ آ جائے گا؟ صرف فیلاڈیلفی کوریڈور پر رہے گا، IDF رہے گی، اسرائیل رہے گا، تاکہ وہاں سے اسمگلنگ نہ ہو سکے ہتھیاروں کی، حماس کے پاس پھر سے ہتھیار نہ آ سکیں۔ یہ کہا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ سنوار کے وقت سے ہی اس بات پر سب راضی تھے، لیکن سنوار پھر جو ہے وہ سنوار اس معاملے میں جو ہے وہ آبسٹیکل تھے، ایک ہرڈل تھے، ایک بیریئر تھے۔ پھر سنوار جب مارے گئے ان کے بعد سب لوگ راضی ہو گئے، لیکن معاملہ پھر لٹک گیا۔ یہ دعوے اسرائیلی اخبار میں ہیں، دا ٹائمز آف اسرائیل نے بھی کچھ ایسے ہی دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے ایجپٹ غزہ بارڈر پر سے حماس کی جو شرط تھی کہ یہاں سے ہٹ جائے IDF، شاید اسے مان لے، ٹیمپرری طور پر IDF پریزنٹ رہے وہاں پر، یہ شاید حماس مان لے، یہ کہا جا رہا ہے، اور کچھ اور اندر کی بھی شرطیں تھیں، ایک دو ان کے بارے میں بات کی جا رہی۔ خیر ہم بڑھتے آگے، یہ ان کا دعویٰ ہے اسرائیلی میڈیا کا سر، اور آپ کو ایک ذہین درشک ہونے کے ناطے میں ایک رائے دوں گا کہ جو خبریں آپ کو پسند نہیں ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، اس میں آپ کے مطلب کی بہت سی چیزیں ملیں گی، سوال اٹھانے کی جو قوت صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ وہی انہی سے ہوتی ہے۔ آپ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اس میں کبھی سوال نہیں کریں گے، اور جو سوال نہیں کرتا وہ ذہین نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ خبریں پڑھیے جو آپ کو پسند نہیں ہیں۔ پول ایک ہوا، پول ہوتا نا ہمارے یہاں، ایگزٹ پول، پری پول، یہ وہ وغیرہ چناؤ، ویسا ایک پول ہوا، لوگوں سے ووٹ مانگے گئے کہ اس مدعے پر اپنی رائے دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ حزب اللہ سے جو سیز فائر بینجامن نیتن یاہو کی رجیم نے کیا، ان کی پارٹی کا نام لیکوڈ پارٹی ہے، اس کے بعد لیکوڈ پارٹی کی جو کہتے ہیں نا ووٹرز سے اس میں کمی آ گئی ہے، مطلب ان کے سپورٹرز میں کمی آ گئی، سلائٹ ڈراپ دکھا ہے سپورٹ میں، حالانکہ ایک ہیوی ڈراپ ہے، سلائٹ ڈراپ تو میڈیا بتا رہا ہے، سپورٹرز گر گئے ہیں، کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ حزب اللہ سے جو ہے کوئی سیز فائر کرے اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نے تو کہا ہم تو جنگ کے قریب، جیت کے قریب سب ختم کر دیا، سب کو لگا حسن نصر اللہ کو مار دیا، اب تو یہ نصر اللہ کی بات تو حزب اللہ کو تباہی کر دیں گے، لیکن نہیں ہوا، الٹے انہوں نے تل اویو تک، حیفا تک وہ تباہی مچائی، اتنے ٹینک تباہ کیا اور اتنے فوجیوں کو ہلاک کیا ہے لبنان میں کہ یہ سیز فائر ہوا ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہم سب جرنلسٹ کے طور پر جب خبریں پڑھتے ہیں تو کئی آرٹیکل پڑھتے ہیں، بہت ہیوی لاسز ہوئے ہیں اسرائیل کے، اور حزب اللہ کا یہ اسمارٹ موو ہے کہ انہوں نے غزہ میں سیز فائر ہوئے بنا کر لیا، کیونکہ وہ اپنی طاقت کو پھر سے اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ اگر حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر پہلے ہو گیا تو پھر ایک پریشر اسرائیل پر آ جائے گا نیچرل کہ اب تم غزہ میں بھی کرو، اب تمہیں جڑ بھی ختم کرنی پڑے گی۔ دیکھیے گا، ایران کیپیبل آف بلڈنگ ڈسٹرائر سب مرین، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ ایران پر دنیا بھر کے سینکشنز، دنیا بھر کی پابندیاں، یہ نہیں لے سکتے، وہ نہیں بیچ سکتے، اس سے نہیں خرید سکتے، پیسہ وہاں پر سیز ہو گیا، لیکن کیا ہوا؟ فریز ہو گیا سب۔ اس کے باوجود ایران نے وہ کیپیبلٹی، قوت، صلاحیت حاصل کر لی کہ وہ اپنے ڈسٹرائر شپ بنا سکے اور سب مرینز بنا سکے۔ یہ خود ان کے آرمی کمانڈر کا اعلان ہے، اور جب آرمی کمانڈر بولتا ہے تو بات ہوائی تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ میزائل بنائیں، ڈرونز بنائیں، اب اپنے ڈسٹرائرز بنا رہے ہیں اور سب مرینز بنا رہے ہیں۔ ایران واحد ایسا مسلم ممالک بن رہا ہے میری نظر میں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس نیوکلیئر بم تو ہے، ان کے پاس میزائلز بھی ہیں، لیکن جو ڈرونز وغیرہ اور یہ سب ڈسٹرائر سب مرین، اس سب میں یہ آگے بڑھ رہا ہے، مطلب میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں، اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سوئی بھی باہر سے خرید رہے ہیں، پیسہ بہت ہے، بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل، صلاحیت، قوت اور نالج یہ کام آتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ابھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔
हाँ, एक और खबर है, मैं इस पर यकीन नहीं करता लेकिन खबर चर्चा चल रही है, मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पढ़ी, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ एक ट्वीट। खamenei साहब इसमें अपने कमांडर्स के साथ हैं, हालांकि ऐसी कोई खबर नहीं। खबर ये है कि ईरान अब इजराइल पर शायद अटैक नहीं करेगा, बदला नहीं लेगा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए हैं, इस वजह से इक्वेशंस बदल गई। अब इक्वेशंस कैसी हैं? देखिए, पुतिन ने कल क्या कहा था कि ट्रंप को फंसा कर जाना चाहते हैं बाइडेन, इसीलिए वो चारों तरफ जंग छेड़ रहे हैं। अब देखिए, मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दागने की इजाजत दी, क्या किया? उसके बाद मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सीरिया में जो हो रहा है उसको आप लिंक कीजिए कि एक जंग का और मोर्चा खुलेगा तो मुश्किल किसके लिए होगी? ट्रंप के लिए भी होगी। मुझे लगता है पर्सनली कि इस बार ट्रंप जो है, कितना भी बोल लें ईरान पर सीरियस या बहुत ज़्यादा खतरनाक सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं। हो सकता है कि ट्रंप ने बात की हो ईरान में किसी से कि आप हमला मत कीजिए, हम संभाल रहे हैं, क्योंकि हल्के हल्के देखें तो जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप के मुद्दे छीन रही है। हिजबुल्लाह का सीज फायर करा दिया। अगर ऑफिस छोड़ने से पहले, जनवरी से पहले ट्रंप ने अगर बाइडेन ने गजा में भी सीज फायर करा दिया तो मिडिल ईस्ट वो सेव करेंगे। सीरिया में एक कॉन्फ्लिक्ट छोड़ जाएंगे क्योंकि वहां रशियन है, और एक कॉन्फ्लिक्ट रशिया और यूक्रेन के बीच और बढ़ाकर छोड़ जाएंगे ताकि उलझे रहें 4 साल ट्रंप। इसमें जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा अलग अलग समझिए। इसीलिए ट्रंप चाहते हो कि ईरान से कुछ, क्योंकि उन्होंने भी अब ताकत तो ईरान को देखी होगी, अमेरिका बहुत पावरफुल है हथियारों के मामले में, लेकिन ईरान के पास भी जो है वो बहुत तबाही मचा सकता है। खैर, हो सकता है न्यूक्लियर पॉलिसी पे भी इस बार नरम रहें, शायद जिस तरीके से ईरान ने कह दिया कि हम अपने सेंट्रीफ्यूज बढ़ा रहे हैं। आज यमन में जुमे की नमाज के बाद जुलूस निकला, ये उसकी 1, 2 और बाकी की 2 तस्वीरें भी एक सी। ये जुलूस जो निकला है वो गजा के फ़लस्तीन के हक में है, और उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ हमेशा। आज फिर इनके नारों से लेबनान गायब हो गया। लेबनान की जीत बता रहे हैं, ये जो सीज फायर हुआ उसका जश्न मनाया, क्योंकि पिछले हफ्ते तक लेबनान पर भी हमले थे तो लेबनान के लिए भी निकालते थे, आज फ़लस्तीन के लिए, और ये फ़लस्तीन के रंग में रंगे हुए हैं। आज ज़्यादातर फ़लस्तीनी झंडे ही थे। गज़ा में हमले तेज़ हो गए हैं, और गज़ा में हमले तेज़ होने का जो नतीजा है वो कुछ न्यूज़ नेटवर्क लिखता है कि आज सुबह 29 नवंबर की सुबह शहर से 32 लोग ये न्यूज़ लिखे जाने तक मारे जा चुके थे। मैं जब पढ़ रहा हूँ तो ये सिलसिला, मैं नहीं चाहता कहना जारी है, आप जब सुन रहे हैं तब भी जारी है। और अकेले नुसेरियत में 24 लोग मारे गए इन 32 में से। बहुत बड़ा कत्लेआम नुसेरियत कैंप में हुआ है, बहुत बड़ा। मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ गजा की एक तस्वीर दिखाया करूंगा, एक न्यूज़ बताया करूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया है कि आप लोगों के दिल बहुत दुखते हैं, आप लोग नहीं देखना चाहते। लेकिन एक वीडियो आज आया, मैं देख कर चकरा गया। वीडियो में दिखा रहा हूँ रिस्क पर लेके, देर अल बला का ये नज़ारा है, और आप सिर्फ औरतें और आदमी देखिए। पता है क्या है? ये रोटी के लिए खड़े हैं। ये 29 नवंबर की तस्वीर है। रोटी के लिए ये लोग खड़े हुए हैं, सब रोटी के लिए। कितने भूखे होंगे, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए रोटी लेने आए, कितने भूखे होंगे। आज हम में से ज्यादा, इंक्लूडिंग मी, जुमे के दिन पता नहीं लोग ज्यादा खा लेते हैं या कुछ अच्छा और खाने की कोशिश करते हैं। जुमे को सेलिब्रेट करते हैं, हमेशा से रहा ये जुमे को, भूखे प्यासे कुछ नहीं। अगर मैं हदे निगाह तक 360 डिग्री में ये वीडियो देख रहा हूं, और जो आप भी देख रहे हैं, कम से कम 5-6 हज़ार लोग होंगे एक थैली रोटी के लिए, जिसमें 5 रोटियां होंगी, 5 खबूस, कोई सालन नहीं, कोई सब्जी नहीं, रोटी। हमारे पास जो है उसका शुक्र करें। गजा के बारे में पता है यूएन ने क्या कहा है कि इतनी इंटेंस बॉम्बिंग हुई है गजा के ऊपर जितनी वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुई थी। ममालिक पर जमा इतनी इंटेंस, पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी बॉम्बिंग नहीं हुई थी जितनी अकेले गजा पर इन 14 महीनों में हो गई है। और उन्होंने जो फोटो दिखाया, आप इसे फुल स्क्रीन देखेंगे, ये टॉप एंगल व्यू, ऐसे लगता है किसी ने यूं करके एक ताश की गड्डी को फेंक दिया है। इमारतें ऐसी गिरी पड़ी हैं, एक भूतिया शहर। मैं सोचता हूं कि गजा का जंग के बाद जो हाल हमें दिखेगा वो क्या होगा। और जापानीज
प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है? उन्होंने भी कहा है कि ये हार्ट ब्रेकिंग है, ये दिल तोड़ने वाला है। अनादोलू की हेडलाइन है कि गजा पर टोक्यो से ज्यादा बम गिराए गए। टोक्यो पर, जापान की राजधानी पर वर्ल्ड वॉर 2 में इतने बम नहीं गिराए थे जितने हैं गजा पर गिराए गए। टोक्यो पर बहुत बम गिराए गए थे। ये दुनिया देख रही है। कौन कर रहा है? इजराइल। लेकिन वेस्ट का, इजराइल का सपोर्ट जो है वो जारी है। खैर, नॉर्थ कोरिया और रूस जो हैं वो दोस्ती बढ़ा रहे हैं। दोस्ती बेचैनी बढ़ा रही है उन लोगों के दिल में जो यूक्रेन के दोस्त हैं। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया जो हैं वो रूस और नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री कोऑपरेशन को और बढ़ाने गए। उन्होंने और बात की, बायलैटरल टॉक्स हुई। लेकिन सोचिए, इस दौर में जब एस्केलेशन हाई है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के नगाड़े बार बार गूंज रहे हैं, उस बीच नॉर्थ कोरिया जिसके पास बहुत मिसाइलें हैं, वो उस बीच यूक्रेन से लड़ रहा रूस, और रूस का डिफेंस मिनिस्टर अगर जाता है नॉर्थ कोरिया, तो आप समझ लीजिए ये दो लोग जो है ना, नॉर्थ कोरिया और रूस, दोनों जो दुश्मन हैं यूएस के और वेस्ट के, ये कुछ कांड करने वाले हैं। सीरिया की खबर मैंने पिछले एपिसोड में आपको दिखा दी थी। सीरिया की आर्मी लगातार बागियों से लड़ रही है, उधर से भी गोलीबारी चल रही है। दोनों ही एक मुल्क के लोग हैं, दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। राज या वजह सिर्फ पावर है। नाम कुछ भी दे दिया जाए, अल्लाह अकबर के नारे के साथ जब भी कोई किसी को गोली मारे तो समझ लीजिए पावर के लिए लड़ रहा है। ये जंग नहीं है, ये जंग नहीं है। ये हर कोई उस गद्दी पर बैठना चाहता है जिस पर आज बशर अल असद हैं, और बशर अल असद उस पर जमे रहना चाहते हैं। और असल में मुद्दा है रूस को घेरने का, जो बैठा हुआ है सीरिया में। समझिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें देख रहे थे आप। सलामत रहिए, खुश रहिए।